नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज स्टोर यूट्यूब चैनल में। हर रोज़ लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए कोई जॉब नोटिफिकेशन लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि जॉब के रिगार्डिंग ही एक न्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि हाल ही में निकला है, जो है CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, तो इसके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये CET है क्या और इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है, ठीक है ना। कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीड्योर है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ आज हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो आप लोगों से यही विनती है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि CET क्या है, जो कि अगले साल आने वाला है, और इसमें जो भी अभ्यर्थी है जो कि सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो में A to Z डिटेल्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं ये CET है क्या। बेसिकली CET एक प्रकार का टेस्ट है, यानी कि एग्ज़ाम है, जो कि आप सरकारी नौकरी में जो एग्ज़ाम देते हो वैसा ही एक एग्ज़ाम है। लेकिन इस विशेष प्रकार के एग्ज़ाम को चलाने का कारण यही है कि हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, उससे भी नीचे के जो कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है, हर साल एक जो भी नौकरी निकलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें वो लोग अप्लाई करते हैं। उसमें खर्चा भी होता है, एप्लीकेशन फ़ीस भी भरना पड़ता है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए उन लोगों को खर्च करना पड़ता है। एग्जामिनेशन सेंटर दूर हो तो उन लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो वेरियस एग्जामिनेशन के लिए उन लोगों को वेरियस पोस्ट में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये CET अरेंज किया जा रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज़ में बोला था। तो आइए बात करते हैं कि ये CET है क्या। ये CET असल में एक प्रकार का एग्ज़ाम है जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। ये CET एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये CET एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर साल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियाँ निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, जो भी नॉन गैजेटेड यानी कि नॉन टेक्निकल पदों के लिए होता है, उसमें हम लोग अलग से अप्लाई करते हैं, अलग से एग्ज़ाम होता है, अलग से एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है ना। तो इस CET टेस्ट कंडक्ट होने के बाद हम लोगों को कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए अलग से एग्ज़ाम देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग ये CET टेस्ट पास कर गए तो 3 साल तक जो आपका जो CET का जो रिज़ल्ट होगा वो 3 साल तक आप लोगों को वैलिड रहेगा। तो उस 3 साल के दौरान जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियाँ निकलेंगी, यानी कि रेलवे की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से, SSC की तरफ से, तो वहाँ पे सिर्फ यही बोला जाएगा कि जो भी कैंडिडेट CET एग्ज़ाम पास किए हैं वो आइए और जो भी पर्सनल इंटरव्यू है वो दीजिए, देने के बाद आप लोग हमारी नौकरी में ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि CET अगर आप एक बार पास कर लिए तो फिर अलग से आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी में बैठना नहीं पड़ेगा, बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इससे सहमत है और उनका मानना है कि जो भी गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये सही में एक दिक्कत की बात है कि हर साल हर एक नौकरी के लिए अलग से अप्लाई करने में उन लोगों को खर्चा करना पड़ता है, ठीक है ना। 500 से लेकर 1000 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करता है। तो ये सब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना और यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर तक जाना, वहाँ का जो खर्च है वो उठाना, ये सब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए या फिर मिडिल क्लास फैमिली से है उन लोगों के लिए। तो इसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ने NRA का ये जो सुझाव है उसको अप्रूवल दिया और अप्रूवल देने के बाद ये बताया कि ये 2021 से ये स्कीम चालू होगा, ठीक है। यानी कि 2021 से CET एग्ज़ाम चालू होगा। 2021 से हम लोग इस CET एग्ज़ाम पे बैठ सकते हैं।
पहले स्टेज में तो सिर्फ रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस यानी कि बैंक का एग्ज़ाम ही एनआरए के थ्रू सीईटी एग्ज़ाम के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जो भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है वो सभी इस सीईटी के अंडर आ जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में और भी डिटेल से अभी जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है, टिल नाउ वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट द मेजर गवर्नमेंट एग्जाम एट पैन लेवल इंडिया। यानी कि अभी तक जो एनआरए का जो न्यूज़ है, जो भी नोटिफिकेशन है, तो एनआरए के अंडर में सिर्फ यही एग्ज़ाम आएंगे। यही इस एग्ज़ाम में जो भी नॉन गैजेटेड या फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट होगा उसके लिए ये सीईटी टेस्ट होगा, ठीक है। अर्थात अगर आप एक बार ये सीईटी टेस्ट पास कर लिए तो अगले 3 साल के लिए आपको कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम या फिर बैंक के एग्ज़ाम या फिर एसएससी के या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठना नहीं पड़ेगा। उन लोगों का जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगा उसमें यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया होगा कि अगर आप सीईटी पास किए हो तो फिर आप आइए हमारे यहाँ पे आवेदन कीजिए, और उसके बाद जो भी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा ये सब सिर्फ वहाँ पे तब लिया जाएगा, और ये सब पास करने के बाद आप हमारे नौकरी में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं सीईटी का मेन मोटिव क्या है। हर साल 2.5 से लेकर 3 करोड़ तक कैंडिडेट हर एक एग्ज़ाम में अप्लाई करता है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में अप्लाई करता है। तो जो भी गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट निकलता है उसमें अप्लाई करने में कैंडिडेट्स को अलग अलग से एप्लीकेशन फ़ीस भरना पड़ता है। किसी में 500 रुपये, किसी में 600 रुपये, किसी में 700 रुपये, 800 रुपये, यहाँ तक कि 1000 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद उन लोगों को एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है बहुत दूर, वहाँ पे भी उन लोगों को खर्चा करना पड़ता है। तो ये सब मिडिल क्लास या फिर स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए एफर्ट करना बहुत ही दिक्कत की बात होती है। तो इसी वजह से सरकार ने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को रखने का मांग किया है जो कि है सीईटी, जिससे कि आप एक बार एग्ज़ाम दोगे तो 3 साल तक आपको कोई भी दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा उसी सेम पोस्ट के लिए, ठीक है ना। बात करें एग्ज़ामिनेशन सेंटर का, तो यहाँ पे बोला गया है 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का ये सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि वो आपका ही डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि आने जाने का जो खर्च हो रहता है वो कम हो जाता है, सेफ्टी भी होता है, जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेफ्टी होता है, ठीक है ना। और जो गांव में रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये सुविधा रहेगा। महिला कैंडिडेट्स जो हैं उनके सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हुए ही ये घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन सेंटर उसके खुद के ज़िले में हो तो फिर उसके लिए सेफ्टी भी रहेगा और कॉस्ट भी कम पड़ेगा। इसमें और एक फ़ायदा यही है कि हर साल आपको वेरियस पोस्ट में अप्लाई करना पड़ता है। सपोज़ आप रेलवे का रिक्रूटमेंट निकला है, आप रेलवे में अप्लाई किए हो, उसके साथ एसएससी का भी अप्लाई निकला है, आप एसएससी में भी अप्लाई किए हो, उसके बाद बैंक का रिक्रूटमेंट निकला है उसमें भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बार बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना पड़ता है, ठीक है। और इस सीईटी एग्ज़ाम के दौरान आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, यानी कि सीईटी में बैठना पड़ेगा। और उसके बाद ये सीईटी पास करने के बाद जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगा रेलवे की तरफ से, बैंक की तरफ से या फिर एसएससी की तरफ से, तो आप उन सभी में एक ही एग्ज़ाम के थ्रू एलिजिबल हो अगर आप ये सीईटी पास किए हो तो फिर, ठीक है। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट निकलेगा, सपोज़ रेलवे का रिक्रूटमेंट अगर निकलेगा तो फिर आपको रेलवे में यही मांगा जाएगा कि अगर आप सीईटी पास किए हो तो फिर आपको पीईटी देना पड़ेगा। पीईटी होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि अलग से आपको रिटन एग्जामिनेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एसएससी, बैंक्स, यूपीएससी सभी के लिए ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। आप जो सीईटी टेस्ट दोगे उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, अगर आप सीईटी में पास किए हो तो फिर जो आपका स्कोर होगा वो वैलिड रहेगा 3 साल तक, यानी कि जिस साल आप सीईटी पास किए होगे उसके बाद 3 साल तक आपका ये वैलिड रहेगा। और इसके बीच अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर सपोज़ कम है, 50% है सीईटी में, तो अगर आप चाहते हो कि उससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए तो फिर आप फिर से सीईटी में बैठ सकते हो। लेकिन जो पिछला वाला एग्ज़ाम था, जो स्कोर था, वो आपका तब माइनस हो जाएगा, जो नया निकलेगा
वही आपका वैलिड रहेगा फिर से। ऐसा नहीं कि आप एक बार CET दिए हो 3 साल तक कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार CET दिए हो, उसमें अगर आपका नंबर कम आया है, आप पास किए हो लेकिन ज़्यादा नंबर चाहिए आपको, तो फिर आप फिर से CET में बैठ सकते हो, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, यानी कि किस क्वालिफ़िकेशन के आधार पर आप CET में बैठ सकते हो। यहाँ पे फ़िलहाल तो सिर्फ क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों का ही मेंशन किया गया है। यानी कि सपोज़ मान लीजिए कि आप किसी भी ऐसा एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हो जिसका मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन या फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्लास 12th मांगा गया है या फिर ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो फिर आप CET एग्ज़ाम में बैठ के CET पास करके उसी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, यानी कि जहाँ पे आपको ग्रेजुएट मांगा गया है या फिर हायर सेकेंडरी पास मांगा गया है, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का लेटेस्ट न्यूज़ सरकारी नौकरी को लेके, जो कि आप लोगों को देना था। इससे बाद में कैंडिडेट्स को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो जब ये चालू होगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो को लेके या फिर ये CET टेस्ट को लेके, तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर करने के लिए। और अगर वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये जान सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,